आज का लेक्चर जो है वो इस वाले से इम्पॉर्टेंट है कि आज हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। जो एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज में गिवन है, आज हम चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक के जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर अप करेंगे। तो चैप्टर 10 के फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, जो कि डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट है। उसमें एमसीक्यूज़ में सब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं उसको। Bashir acquired a motor van on 1st May 2003 at cost of ₹30,000। कि बशीर ने एक मोटर कार जो वैन है वो परचेज़ की है मई 1 को 2003 को और 30,000 रुपये की। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने ज़हन में रखनी है वो ये है कि एक तो डेट आपको पता होनी चाहिए किस मंथ को और किस डेट को आप ले रहे हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनेट मेथड में यानी कि जितना अरसा हमने किसी एसेट का इस्तेमाल किया होता है उतना टाइम पीरियड की, उतने ड्यूरेशन की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो इसलिए डेट जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है, इसके ऊपर इसको याद से देखना है, ध्यान से देखना है कि भी क्या डेट गिवन है हमारे पास। सिंपली हमने ये नहीं कर देना उस रेट को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, बल्कि रेट को आपने और डेट को गौर से देखना है। और द मोटर वैन हैज़ एन एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, और उसकी लाइफ कितनी है, ये 4 साल उसकी लाइफ है जो यूज़फुल लाइफ हम तो उसके बाद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 6,000, और जो उसकी वैल्यू है हमारे पास एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जब एसेट बिल्कुल नकारा हो जाए, यानी कि अपनी यूज़फुल लाइफ 4 साल गुजार चुके, जिस एसेट की जितनी भी लाइफ यूज़फुल लाइफ हो उसको इस्तेमाल के बाद उसके बाद वो इस अमाउंट का इतने का सेल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट हमने लगाया होता है। बशीर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस विद अ प्रोपोर्शनेट चार्ज इन द पीरियड ऑफ एक्विजिशन। क्या कहा जा रहा है जी, बशीर जो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी किस तरह हम चार्ज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड के तहत की जा रही है। प्रोपोर्शनेट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना अरसा हमने, जितना टाइम पीरियड हमने उस एसेट को इस्तेमाल किया, जितने महीने, जितना दिन हमने इस्तेमाल किया है, उन्हीं दिनों के लिए हमें उसको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन है जी, जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट विल द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मोटर वैन इन द बीज अकाउंटिंग पीरियड, बशीर्स अकाउंटिंग पीरियड टू 30 सितंबर 2003। यानी हमने 1 मई से लेके 30 सितंबर तक की जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट करनी है। 1 मई से स्टार्ट करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मीन 5 मंथ बनते हैं, 5 माह बनते हैं। तो 5 माह की हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 30,000 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है किस चीज़ की, एसेट की। तो इसमें से हमने क्या करना होगा, इस 6,000 को माइनस कर देना होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट 24,000 रह जाएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 4 ईयर्स के ऊपर। तो हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई है, तो हमने क्या करना है, हमने मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 पे हम डिवाइड करेंगे, हर एक मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, 1 मिनट प्लीज़। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ है, 30,000 में से हमने 6,000 को लेस किया, 24,000, फिर उसको 4 पे हमने डिवाइड किया। तो 6,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ चुकी है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और 12 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो 2500 फॉर द प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए हमारे पास अब 5 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन आ गई, यानी 2500 इसका आंसर है जी। इसकी समझ आ गई है जी, कहीं नहीं बताएं ज़रा। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक मज़ीद क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि एक नॉन करंट एसेट जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम 2200 का 2200 रुपये का हमने क्या किया, उसको बेच दिया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि हम उसको अपनी फैक्ट्री से, अपने बिज़नेस से उसको बेच के उससे जान छुड़वा रहे हैं उस, और वो एसेट ख़त्म हो चुका है या हम उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, हमने उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है 2200 रुपये का लास्ट काउंटिंग ईयर में। और उसमें कि मैं क्या बताया जा रहा है कि इट हैड बीन परचेज एग्जैक्टली 3 ईयर्स अर्लियर फॉर ₹5000। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 5000 रुपये हमें बताए जा रहे हैं ये इसका क्या आ गए, इसकी कॉस्ट है। और ये जो 2200 रुपये का हमने सेल कर दिया, ये हमारे पास का ये सेल प्रोसीड्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ये सेल प्रोसीड्स। और रेजिडुअल वैल्यू हमने कितनी है जी, 500 है। ये डॉलर का साइन लगाया हुआ, डॉलर नहीं बल्कि रुपीज़ में होगा, ठीक है जी। 500 रुपीज़ की हमारी इसकी रहे, यानी अगर हम 5000 में से हम क्या करेंगे, 500 लेस कर देंगे अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालने के लिए। अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं कि तहत हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर हम इसको लेस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% पर एनम, तो 20% के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पहले साल हम चार्ज करते होते हैं कॉस्ट के ऊपर, नेक्स्ट ईयर फिर हम चार्ज करते हैं जितने भी उसके बाद नेक्स्ट ईयर आते जाते हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम चार्ज कर रहे होते हैं नेट बुक वैल्यू के ऊपर। तो नेट बुक वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, हम नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान फार्मूला है कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसको हम लेस कर देते होते हैं। ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसने पूछा गया है जी हमसे हमारे पास द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वास, गेन हुआ है या लॉस हुआ डिस्पोजल वास। हमें बताया जा रहा है कि 360 का लॉस हुआ है। 360 का लॉस कैसे हुआ है इसको ज़रा हम चल डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हैं नेट बुक वैल्यू हम निकाल रहे हैं 5000 में से पहले साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज की तो 1000 है, दूसरे साल की 800 है और तीसरे साल की 640 है। सवाल ये पैदा होता है कि हर साल ये डेप्रिसिएशन कम क्यों होती जा रही है। 5000 पे आप 20% लगाएंगे तो आपका 1000 आएगा। अगर फिर उसके बाद हम 5000 में से 1000 लेस कर दें तो 4000 आएगा। 4000 के ऊपर आप 20% चार्ज करेंगे तो 800 आएगा। फिर 800 में को हम 4000 में से लेस कर देंगे 3200 आएगा, और 3200 के ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे तो 640 की अमाउंट आएगी। तो ये 640 जो हमारे पास आ रहा है, तो ये 640, तो इस तरह से हमने ये इसके ऊपर लिया है, 3200 के अमाउंट के ऊपर आया जी। और उसके बाद इस टोटल को हम लेस कर दें तो हम क्या हो जाएगा, 2560 रुपये हमारे पास अमाउंट आ रही है। या तो इनको हम अकोमोलेट करके लेस कर दें या फर्दर लहदा से लेस कर दें, बात एक ही है। तो डिस्पोजल प्रोसीड हमारे पास कितना है जी, 2200 है। तो 2560 रुपये उसकी वैल्यू बन रही थी जब हमने उसको सेल आउट किया है 2200 रुपये का। तो जब हमने उसकी जो नेट बुक वैल्यू में से डिस्पोजल प्रोसीड्स को लेस किया है तो 360 की अमाउंट आ गई हमारे पास, जिसको हम लॉस के तौर पे शो कर रहे हैं। यह रेड कलर में मैं बताया भी गया, रेड क्या कह रहे हैं जी, रेजिडुअल वैल्यू इज़ नॉट सब्सट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो क्या नहीं करना, तो हमने कल कॉस्ट के रेजिडुअल वैल्यू को लेस नहीं करना कॉस्ट में से जी। इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई आप लोगों को। जी प्लीज़ ज़रा जल्दी से बताएं कहाँ पे 400 माइनस कर रहे हैं हम 5000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। उन्होंने डायरेक्टली एक ही मेथड के तहत करके आपको दे दिया, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि 5000 के ऊपर अगर हम चार्ज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल,
अगर हम 5000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो पहले साल हमारे पास क्या आएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20% के साथ। जो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1000 आएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट ईयर हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये 1000 हमें 5000 में से लेस कर देंगे, तो 5000 जो आपके पास क्या आ जाएगी, सॉरी 4000, ये आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये नेट बुक वैल्यू जो हमारे पास है इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी 20%। इसके ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगी 800, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्दर तो ये जो हमारे पास जितनी भी ये टोटल को हम ऐड कर लेंगे तो ये यानी कि 800 1800 640 एंड 640 जो हम ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास जितनी भी बनेगी, ये जो हमारे पास बन रही है 2440 रुपये बन रही है। 2440 जो है आपके पास ये अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ये हम इस में से लेस कर देंगे। जब लेस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी बाकी वो उसकी नेट बुक वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये इसको कैलकुलेट किया है। और फिर उसके बाद नेट बुक वैल्यू में से हमने सेल प्रोसीड को लेस कर दिया है। अगर तो प्लस की अमाउंट हमारे पास, यानी कि अगर सेल प्रोसीड की अमाउंट ज़्यादा होती तो हमारे पास होता है गेन। अगर जो डिस्पोजल प्रोसीड है हमारे पास इसकी अमाउंट तो है कम और नेट बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो इससे हम क्या पता चलता है इससे कि हमें लॉस हो रहा है 360 रुपये का। जी समझ आ गई जी। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जरा हम, कि कह रहे हैं जी इक्विपमेंट है जी जिसकी कॉस्ट है जी हमारे पास है कॉस्ट 20,000 एंड अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन ₹1700 17,200। और ड्यूरिंग 2000 हमने क्या कर दिया 7 इसको सेल आउट कर दिया है। कितने का सेल आउट कर दिया, 4800 का। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो दिसंबर 2006 में हमारे पास है, ये स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन जो शो कर रही है वो है हमारे पास 180,000, और कब शो कर रही है, दिसंबर 2006 के अंदर। और उसके बाद कंपनी यूजेज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड जी, बल्कि इसके बाद अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें बताई गई है। तो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पास कितनी 92,000 की अमाउंट है, और कंपनी यूजेज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो हमारे पास कितनी है जी 10% है। और एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ विच एसेट इज सोल्ड। जिस साल हम एसेट बेच रहे हैं उस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। जब हम पहले साल जब एसेट हम परचेज़ करते हैं, जिस तरह कि हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया या स्टार्ट ऑफ द ईयर परचेज़ किया, जब हम उसके ऊपर पूरी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, तो फिर जब सेल आउट कर रहे होते हैं जिस साल उस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये हमें बताया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने प्रोपोर्शनेट मेथड के तहत लेकर चलना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एट 31 दिसंबर 2007। 31 दिसंबर 2007 को हमने क्या बताना है, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताना है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास 92,000 रुपये है, ठीक है। अब ये जिसमें से हमने एसेट्स बेच भी दिया है, ये सेल आउट भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो इसके 90,800 रुपये हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी 92,200 की है, और उसमें से हमने एसेट जो सोल्ड आउट कर दिया उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी जी 17,200। तो ये 17,200 इस 92,000 में से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर उसके बाद 16,000 जब हम ये लेस कर देंगे तो हमारे पास 16,000 आएगा, यानी कि ये 160,000। तो 160,000 हमारे पास क्यों आया, ये 180,000 जो है, तो 180 में से हम क्या कर देंगे 20,000 पे हम लेस कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है ये 20,000 हम लेस क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि हमने 20,000 का जो एसेट था ये हमने सोल्ड आउट कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। तो इसलिए एक ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 1,60,000 आ गई। तो 1,60,000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। तो 1,60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है तो कितनी अमाउंट हमारे पास आ गई है जी, 16,000। तो ये 16,000 रुपये हमने ऐड कर दिया है, ये हमने लेस किया, तो 90,800 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है। जी स्टूडेंट क्लियर है ये वाला, यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट अमाउंट जी हमारे पास है, व्हाट इज़ द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द इक्विपमेंट। हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है इक्विपमेंट के ऊपर। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन थी वो 17,200 थी और उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपये, और हमने जब सेल आउट किया है 4,800 यानी 4,800 का हमने सेल आउट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसका आसान सा हल होता है। क्या हल है जिसका हम कैसे करते हैं, क्या 17,200 प्लस ये जो 4,800 है हमारे पास, क्या ये 20,000 से ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 2 और 8 कितना बन जाएगा जी, 10, 0 1 फिर बच जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, और 4 और कितना बन जाएगा जी हमारे पास, 4 और 1 5, नहीं 7 और 4 कितना बन जाएगा जी हमारे पास, 1 मिनट, ये ऐसे नहीं आएगा, 3 0 आ गई जी। उसके बाद 4 और 7 हमारे पास ये बनते हैं जी, ये 11 बनते हैं, 11 और 1 12, 12 के लगेंगे, और उसके बाद 1 और 1 2, अमाउंट बन रही है हमारे पास 22,000 रुपये। तो ये 22,000, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी कॉस्ट थी इससे ऊपर हम इससे ज़्यादा के अमाउंट का सेल कर रहे हैं। ये एक सिंपल तरीका है आपने जस्ट देखने के लिए कि हमें फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है। अब मज़ीद इसमें से हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास जितने का हमने सेल किया है, ठीक है, यानी कि जिसका हम डेप्रिसिएशन प्लस क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, जो सेल प्रोसीड है उसको हमने ऐड किया, उसमें से हम क्या कर देते हैं, हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं। जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो क्या चीज़ होगा हमारे पास, अगर तो वो डिफरेंस पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो हमारे पास क्या होगा, गेन होगा। अगर नेगेटिव में है तो लॉस होगा। किस तरह से, जब हम डेप्रिसिएशन, जो अकाउंट डेप्रिसिएशन है और उसके बाद जो सेल प्रोसीड है इसको हम ऐड करेंगे, इसमें से हम इसको ऐड करके इसमें से हम कॉस्ट लेस करेंगे, तो तब ऐसे होगा हमारे पास ये जो तो आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं जी, हमारे पास ये गेन हो रहा है 2,000 रुपये का। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द बैलेंस, ये हो गया जी, व्हाट इज़ द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द इक्विपमेंट। तो इसका क्या आंसर है, अ गेन ऑफ 2,000। वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हमने गेन हासिल किया है, कैसे हमें गेन आया है। तो हमें बताया भी गया है जी, 20,000 में 17,200 लेस किया तो हमारे पास आ गई नेट बुक वैल्यू, जो हमारे पास आ गई 2,800। तो इसमें से हमने सेल प्रोसीड को लेस किया तो गेन हमारे पास आ रहा है 2,000। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी, व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन 2000x7। तो इसलिए हम क्या कर चुके हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक ये 16,000 रुपये। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की थी, जिस तरह कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि हमने 1,60,000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 1,60,000 के ऊपर हम 10% चार्ज करेंगे तो 16,000 आएगा। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस एट कॉस्ट दिया गया 180,000, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड जो हमने लेस कर देना है, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बढ़ गया 160,000। उसको हमने 10 से क्या किया है जी, उसको मल्टीप्लाई किया 10% से, तो 16,000 आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो इस तरह से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई एक भी, ये क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो ये एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपसे मुश्किल है, बल्कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी सूरत में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ की शक्ल में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के इतने मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी, तो इससे आगे मूव करते हैं जी, हमारे पास आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 है, तो 11 चैप्टर में से आपके पास जो चीज़ है जी कंट्रोल अकाउंट्स में से, और सबसे पहले आपने ये चीज़ तो फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, जो इनके नेम है, आगे और नेम भी दिए होंगे इनके, वो भी आपने क्या कर लेने हैं, इसके साथ इसको फिंगर टिप्स पे आपने कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेबिट साइड के ऊपर क्या लिखा जाएगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर कौन कौन से अकाउंटिंग हेड्स या हेड्स आने हैं आपने लिखने हैं, और इसी तरह से आपने इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। और मज़ीद आपको ये बताता जाऊँ, जो चीज़ें इसकी डेबिट साइड के ऊपर आती हैं वो इसकी बैलेंस में इजाफा कर लाती हैं, इंक्रीज़ लाती हैं, और जो इससे क्रेडिट साइड पे आती हैं जो इसके बैलेंस में कमी लाती हैं, और एक्सेप्ट जो हमारे पास क्लोजिंग डेबिट बैलेंस के हवाले से, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम क्या कर रही होती हैं, इसके अमाउंट की जो भी हमारे पास है इसके अंदर कमी ला रही होती हैं। और ये तो हमारे पास है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट ये हमारे पास इस तरह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है, ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट जो है, इसमें भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि जो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे अमाउंट्स होती हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी जाती हैं, वो हमारे पास इसके बैलेंस के अंदर कमी लाती हैं, और जो उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर यानी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखी जा रही होती हैं वो इसके बैलेंस के अंदर इजाफा लाती हैं, इजाफा करती हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर क्लोजिंग या क्रेडिट बैलेंस के हवाले से इसके अलावा जो है एक्सेप्ट इसके, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। और इधर यहाँ पे ये वाली अमाउंट। तो अब चलते हैं इनके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ में हमारे पास गिवन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 का। The payable ledger control account showed a credit balance of ₹768,420। 7,68,420 रुपये का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आ रहा है, और लेजर लिस्ट टोटल हमारे पास 7,81,200 रुपये आ रहे हैं। क्या आ रहा है जी, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, कितना डिफरेंस आ रहा है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। 7,68,000 और ये हमारे पास 420 है, और दूसरी अमाउंट कितनी है जी, 7,81,200। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 12,780 रुपये का। ये 12,780 रुपये का डिफरेंस आ रहा है किस में, जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बनाया हुआ, जो कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, जो हर एक कस्टमर का लेजर से लेजर, सॉरी, हर एक सप्लायर का लेजर से लेजर बनाया हुआ है, क्योंकि पेएबल लेजर जो हमारे पास होते हैं हम सप्लायर के लिए बनाते हैं, जो हम चीज़ें उधार पे ख़रीदते हैं उसके लिए हम बना रहे होते हैं। तो जो 12,000 रुपये का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि लिस्ट में हमारे पास और अमाउंट है आ रही है, जो हर एक कस्टमर के लिए हमने लेजर से अकाउंट बनाए हैं, और सॉरी सप्लायर के लिए फिर उसकी लिस्ट बनाई है उनके बैलेंसेस की, और वैसे कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास ये अमाउंट आ रही है। देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल एरर्स कुड जी अकाउंट इन फुल फॉर द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसके लिए पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है, पॉसिबल एरर क्या आ सकती है जी। अ कंट्रा अगेंस्ट रिसीवेबल्स लेजर डेबिट बैलेंस 6,390 हैज़ बीन इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय रेक्टिफाइंग दिस एरर द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस विल फर्दर रिड्यूस 12,780 रुपये। क्या हो रहा है जी, 12,780 आपका मज़ीद बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल अकाउंट का कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन दिया गया, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड 28,400 वाज इंटर्ड
to the debit side of the payable ledger control account instead of the correct figure for the discount received 1500 6020 रुपीज़। हमने क्या कर दिया है, 15,620 की बजाय हमने क्या लिख दिया है, 28,400 रुपये लिख दिया है। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है जी, इसको हम ज़रा देखते हैं। 28,400 माइनस ये हमारे पास कितने, 15,620, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 12,780 रुपये का, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही सेम डिफरेंस आ रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। या फिर नेक्स्ट हमारे पास पूछा जा रहा है ₹12,780 कैश पेड टू सप्लायर वाज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सप्लायर्स अकाउंट, द पेबल्स लेजर बाय रेक्टिफाइंग दिस एरर द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस विल फर्दर रिड्यूस 25,560। अगर हम इसको रेक्टिफाई करते हैं तो 25,560 रुपये का बैलेंस मजीद कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹6,390 हैज़ बीन इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय रेक्टिफाइंग दिस एरर, द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस विल फर्दर रिड्यूस 12,780। इसमें भी क्या हो रहा है जी हमारे पास कि 12,780 से उसका जो बैलेंस है मज़ीद कम हो जाएगा, किसके, कंट्रोल अकाउंट का, जबकि कंट्रोल अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस हमारे पास क्या है, 12,780 कम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है ये भी फर्दर रिड्यूस कर रही है 12,780, और इसी तरह से जो सी एंट्री है ये भी हमारे पास क्या कर रही है, फर्दर रिड्यूस कर रही है बैलेंस, और उसके साथ साथ जो डी एंट्री है ये भी हमारे पास क्या कर रही है, फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि तीनों में फर्दर, यानी कि जो कि 7,68,420 रुपये की जो अमाउंट हमारे पास ये है, ये वाली, इसमें मज़ीद कमी आ रही है 12,780 की, जबकि क्या होना चाहिए, इसके अंदर कमी आनी चाहिए। ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए या इसमें इजाफा होना चाहिए, इसके इक्वल आ जाए। तो देखते हैं बी एंट्री हमने क्या की, इसमें हमने जो गलती की हुई है इसको हमने करेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन गिवन है जी, पेएबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज शोइंग 12,780 लेस बैलेंस कंपेयरिंग विद द टोटल पेएबल लिस्ट विच मीन्स द एक्सेस अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द कंट्रोल अकाउंट। हमने ज़्यादा अमाउंट क्या कर दी है, पेएबल कंट्रोल अकाउंट में लिख दी है, डेबिट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे था, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड 28,400 वाज इंटर्ड एट द डेबिट साइड ऑफ द पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूँ जो डेबिट साइड के ऊपर लिखे जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अमाउंट लिखी जाएगी पेएबल लेजर अकाउंट में, वो इसकी अमाउंट को, इसके वैल्यू को, इसमें जो बैलेंस है उसमें कमी लाएंगे। 28,400 रुपये हमने लिख दिया है जो इसके वैल्यू में कमी लिया है, जबकि ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 15,620 रुपये जो हमने इसको डिस्काउंट दिया था, सॉरी डिस्काउंट जो हमने लिया था कितना लिया था, 15,620 रुपये। तो 15,620 हमें लिखना चाहिए था, ना कि 28,400। तो क्या होगा, 28,400 में से 12,780 मज़ीद हम इसमें से क्या कर देंगे, हमने डेबिट कर दिया, इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बी, आपके पास बी पॉइंट है। ठीक है जी, जी स्टूडेंट्स की समझ आ गई इस क्वेश्चन की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बिलो कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरर्स। ये हमारे पास है नंबर ऑफ एरर्स क्या है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास 3,18,600 रुपये दिए गए। पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में नॉर्मली जो हमारे पास बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा होता है। कैश पे टू सप्लायर, हम जो सप्लायर को कैश पे करते हैं वो भी हमारे पास कहाँ पे आते हैं जी, जी वो भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहे होते हैं। उसकी वजह से क्यों, क्योंकि पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बल्कि डेबिट होता है। ठीक है जी, हमारे पास इस तरह से अमाउंट आएगी, ठीक है जी, ये सही है। और नेक्स्ट है जी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की वजह से क्या होता है हमारे पास, ये भी यही से है, रिटर्न जी, रिटर्न रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से कुछ हमें रिटर्न रिसीव हुआ है 2700 का। तो कॉन्ट्रा अगेंस्ट रिसीवेबल ये भी डेबिट साइड पे जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव है जी, ये भी हमारे पास डेबिट साइड पर जाएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास किस जाएगा, डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। तो परचेजेस की अमाउंट भी हमारे पास डेबिट साइड पे आएंगे।
तो ऑल द आइटम रिलेट टू द क्रेडिट परचेजेज, ऑल के तमाम क्रेडिट परचेज से रेलिवेंट हैं। ये अगर आपने इसका परफॉर्मा आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना होगा, सिंपली आपने उन फिगर्स को क्या कहते हैं उनकी एक्चुअल जगह पे पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसकी सूरत में क्या होगा जी, हमने उसके बाद आपने उसका बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि जो साइड बड़ी है उसका बैलेंस दोनों साइड पर लिख देना है, जो कम होगी जितना कम होगा हमारे पास दूसरी साइड का बैलेंस, वो हमारे पास उसका बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, कैश पे टू सप्लायर आप देख सकते हैं हमारे पास किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड के ऊपर। परचेजर रिटर्न्स आ रहे हैं जी, ये हमारे पास इस पे आ रहा है, और उसके चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं कितने जी, कॉन्ट्रा आ रहा है इस पर। और यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, परचेज हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे नहीं हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस में इजाफे का सबब बनती है, इंक्रीज लाती है। कॉन्ट्रा गेंस रिसीवेबल है जी 48,000 है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 8,200 है, तो इसकी वजह से पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कमी आई है। और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जितना भी हमारे पास था वो हमने लिखा है, परचेज जितनी की थी वो हमने अमाउंट पुट किया है जी, 1,268,600 की हैं, और रिफ़ंड रिसीव जो हमारे पास हुआ है वो हमने लिखा है 2,700 का। तो ये भी पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस में इजाफे का सबब बनता है। तो हमने क्या करें, अमाउंट हमारे पास आ गई, टोटल जो हमने किया है तो 1,589,900 की अमाउंट आ रही है। तो ये अमाउंट ही हमने इस साइड पे लिख देनी है। तो डिफरेंस लिया है जो हमारे पास क्या आ रहा है, 128,200 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो यही अमाउंट हमने यहाँ पे शो करनी है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप ध्यान में रखें। ये इस तरह का क्वेश्चन सिंपली आपने बैलेंस फाइंड आउट करना है, उनको जगह पे पुट कर उनकी करेक्ट जगह पे पुट करना होगा, और वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी आ सकता है। आप देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ आती है सिर्फ और सिर्फ आपको परफॉर्म आता है तो आप कितनी जल्दी से 5 नंबर यहाँ से ले सकते हैं जी। स्टूडेंट्स यहाँ इसकी समझ आ गई है जी। जी प्लीज़। नेक्स्ट ये हमारे पास आगे मूव कर रहे हैं हम। द परचेज डे बुक ऑफ हुमैरा हैज़ बीन ओवर अंडर कास्ट ₹500 and the sales day book has been overcast by 700. Humera maintained payable and receivable ledger control account as the part of double entry bookkeeping system. The effect of correcting these errors will be to, तो ये एरर्स जो हमारे पास है इनको हम किस तरह से ठीक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको देखें एरर्स हुई क्या है कि परचेज डे बुक अंडर कास्ट 500 रुपये, यानी कि हमने हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेंस हुआ था 1,000 रुपये का, हमने क्या कर दिया, हमने वो 1,000 रुपये का एक्सपेंस लिखने की बजाय 500 का हमने लिख दिया, और 500 हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। अंडर कास्ट का मतलब ये है कि अगर आपका बैलेंस फॉर एग्जांपल परचेज डे बुक का आ रहा है 10,000 रुपये, तो 10,500 होना चाहिए था, यानी कि 500 रुपये आपने कम लिख दिया अंडर कास्ट। और इस तरह से सेल्स डे बुक हैज़ बीन ओवर कास्ट 700, तो 700 रुपये आपने सेल्स में ज़्यादा लिख दिया है, यहाँ पे 500 रुपये कम है और यहाँ पे 700 रुपये ज़्यादा है, यानी कि आपने एक्सपेंस कम शो करवा रहे हैं और इनकम ज़्यादा शो करवा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो आपके क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट आप इसका होगा हुमैरा का, उसको क्या कर देगा, वो 1,200 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, ये 500 रुपये है और ये 700 रुपये है, एक्सपेंस कम शो कर रहे हैं और इनकम ज़्यादा शो कर रहे हैं। ज़्यादा इनकम 700 से, तो 700 आपको यहाँ से ज़्यादा हो गया नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, और इधर से 500 रुपये आपने एक्सपेंस कम किया है। एक्सपेंस कम करने से मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट 500 मज़ीद बढ़ा दिया है, तो 1,200 से हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉफिट ज़्यादा कर दिया, शो ऑफ कर दिया। जी प्लीज़ कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी।
तो इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, मेक एडजस्टमेंट टू द लेजर बैलेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर एंड सप्लायर्स विद इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। हम क्या किया है जी, हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज़ है जी हमारे पास, ये हमने ज़्यादा कर दिया। कास्टिंग एरर है, इधर भी कास्टिंग एरर है, यानी कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, टोटल में एरर आ रहा है, ये भी टोटल में एरर आ रहा है। तो कास्टिंग एरर जब आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर लेके जाते हैं सिर्फ कास्टिंग एरर को। और उसके साथ ही हमारे पास कह रहे हैं मेक एडजस्टमेंट टू द लेजर बैलेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सप्लायर्स विद नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। मेक एडजस्टमेंट टू द लेजर बैलेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर एंड सप्लायर्स विद द डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1200। ठीक है जी, यहाँ पे 1200। और मेक एडजस्टमेंट टू द कंट्रोल अकाउंट्स विद नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, जबकि हमारे पास क्या रहा है मेक एडजस्टमेंट टू द कंट्रोल अकाउंट्स विद अ डिक्रीज इन प्रॉफिट 1200। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारे पास ये मेक एडजस्टमेंट टू द थर्ड बी में हम देख सकते हैं, बी में भी हमें यही बताया गया, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, हमने इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए नहीं करना बल्कि कंट्रोल अकाउंट्स के लिए जाएगा। कास्टिंग एरर जो होती है जी, किसको शकील भाई, ये जो हमारे पास है जी, ये स्क्रीन तो शो हो रही है, आप काइंडली दोबारा से आप ज्वाइन करके देख लें। यहाँ से तो बेटा स्क्रीन शो हो रही है, या नेट का कोई इशू होगा आपके पास। यहाँ पे तो हमारे पास नेट, अच्छा जी। तो नेक्स्ट जी हमारे, तो इसकी हमारे पास इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दी हैं वो भी देख सकते हैं जी। बाय रेक्टिफाइंग अंडर कास्टिंग इफेक्ट ऑफ परचेज डे बुक द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल इंक्रीज बाय ₹500 and rectifying the overcosting effect of sales day book, the sales will decrease, both effects are decreasing in profits 1200। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या करेंगे, ये 500 रुपये जो हमने ज़्यादा लिख दिया, एक्सपेंस हमने ज़्यादा शो कर दिया है, सॉरी कम शो किया है, और इस तरह से हमने जो सेल है वो ज़्यादा शो कर दी है, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो यानी प्रॉफिट को यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर कास्ट हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट जो हो जाएगा ये अंडर स्टेटेड, अंडर कास्ट नहीं होता होता, अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड होता है। हमने कम लिख दिया है तो इसका मतलब है अंडर स्टेटेड नहीं होगा बल्कि ओवर स्टेटेड हो जाएगा। प्रॉफिट हम क्या शो कर देंगे, ओवर स्टेटेड। तो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट जो आपका है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बता रहा है जी, एडजस्टमेंट इन कंट्रोल अकाउंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन एवर देयर इज अ कास्टिंग एरर अकरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज टोटल सम ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज पोस्टेड टू द कंट्रोल अकाउंट्स। हम पढ़ चुके हैं जो हमारे पास कास्टिंग एरर कहाँ पे होगी, कहाँ पे जी, ओरिजिनल एंट्रीज में। तो सिर्फ और सिर्फ हमने ठीक करना होगा किसको, बुक्स ऑफ जो हमारे सॉरी कंट्रोल अकाउंट्स को सिर्फ और सिर्फ हमने ठीक करना होगा। चलते हैं जी हम यहाँ पे ज़रा पीछे ज़रा आपको दिखा दें, जो हमारे पास ये देखें जी, ये हम पढ़ चुके हैं जी। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग एरर है तो कंट्रोल अकाउंट यानी लिस्ट ठीक होगी। कास्टिंग एरर है तो क्या होगा, कंट्रोल अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ हम ठीक करेंगे उसको, यानी कि उसमें एडजस्टमेंट लाएंगे, अमेंडमेंट आएगी। मेन लेजर में हम हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स में आ जाएगा तो सिर्फ पोस्टिंग एरर हो या कास्टिंग एरर हो, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट ठीक होगा। सब्सिडी लेजर यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स में होगा या पोस्टिंग एरर हो या कास्टिंग एरर, तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ओनली को ठीक किया जाएगा। लिस्ट ऑफ बैलेंसेज में जो कोई भी एरर हो हमारे पास तो सिर्फ और लिस्ट को ठीक किया जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल एंट्रीज में मिस्टेक है तो सिर्फ और वो भी टोटल में अंदर कास्टिंग एरर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को ठीक करेंगे। तो ये बात ही आपने ज़हन में रखनी थी, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है जी, इन रिकंसाइलिंग द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट विद द लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स लेजर बैलेंसेज ऑफ एस एफ ट्रेडर्स द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड।
तो हम उसका बना लें, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं और लिस्ट ऑफ रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस हैं जी हमारे पास, और हमें कुछ मिस्टेक मिली हैं। मिस्टेक क्या है जी, या कुछ इंट्रीज हैं जी वो दी गई हैं, जिसको देखते हैं। द सेल्स डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 360 रुपीज़ 370। सेल डे बुक क्या कर दिया जी, हमने ओवरकास्ट लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स हमारी हुई है 1000 रुपये की, तो हमने सेल्स लिख दी 1370 रुपये की। फिर सेल्स हमारी हुई नहीं है एक दिन में, तो हमने वहाँ पे उस दिन सेल्स डाल दी 370 रुपये की, यानी कि 370 रुपये हमने सेल्स में ज़्यादा लिख दिए। A total of 940 from cash receipt book had been recorded in the receivables ledger control account 490 only। 940 रुपये हमने कैश रिसीट लिया है, वो हमने कैश बुक में ठीक लिख दिया है, जबकि रिसीवेबल्स लेजर में हमने क्या कर दिया, उसको उससे हमने लिखना था क्रेडिट साइड के ऊपर कैश रिसीट को, तो जबकि हमने लिख दिया है उसको 490, 940 की जगह पे 490 लिख दिया। तो हमारे पास टोटल 820 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी देखते हैं इसको हम कैसे हो सकता है इसको ठीक। तो व्हाट एडजस्टमेंट, तो क्रेडिट डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की हमारे पास आ रहा है जी ₹820 डिक्रीज टोटल ऑफ डेटर्स लिस्ट बैलेंसेस ऑफ ₹820। हम देख सकते हैं जी, हमने जो हमारे पास जो मिस्टेक आ रही है ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में आ रही है, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में आ रही हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में जो आती हैं कास्टिंग एरर आ रही है पहली, और दूसरी भी इसी तरह की एरर है। तो इसको हम क्या करते होते हैं, या आपके सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में जाती है। बी आंसर जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है जी, क्रेडिट डेटर्स कंट्रोल अकाउंट ₹820, नो चेंज इन द टोटल डेटर्स टोटल लेजर लिस्ट बैलेंसेज ओनली। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं जी, डेबिट डेटर्स कंट्रोल अकाउंट ऑफ ₹80, नो चेंज इन टोटल ऑफ डेटर्स लेजर लिस्ट बैलेंसेज। डेबिट डेटर कंट्रोल अकाउंट ₹80, इंक्रीज टोटल ऑफ डेटर्स लेजर लिस्ट बैलेंसेज बाई ₹80। जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, आंसर बी हमारे पास है जिसका हम, क्योंकि 820 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट डेटर कंट्रोल अकाउंट में 820 रुपये के हम कमी लाएंगे, क्योंकि हमने सेल ज़्यादा लिख दी है। सेल ज़्यादा लिख दी, इसका अल्टीमेट मतलब क्या है कि 370 पैसे हमने अपने क्रेडिटर कंट्रोल डेटर कंट्रोल अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट साइड को 370 से ज़्यादा कर दिया है। फिर 500 जो हमारे पास है इससे हमने ज़्यादा कर दिया है, तो इसमें से हमने कमी लाना होगा। तो कंट्रोल अकाउंट में 820 रुपये से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट की साइड पे हम कमी लाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी, बाय रेक्टिफाइंग ओवर कास्टिंग एरर इफेक्ट सेल्स डे बुक द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट विल बी डिक्रीज 370। ठीक है जी, जो हमने 370 से ज़्यादा लिख दिया इसको कम करेंगे। कैश रिसीट हैड बीन लेस रिकॉर्डेड इन द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट ₹450, नाउ इट शैल बी क्रेडिट इन द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। तो इसको हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इसको भी हम लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं जी, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹8500। It contained a contra to receivable ledger of ₹400, but this has been entered in the wrong side of the control account. What should the correct balance of the control account? ये जो कॉन्ट्रा होता है ना हमारे पास रिसीवेबल लेजर कॉन्ट्रा जो हमारे पास, ये हमारे पास किस साइड पे आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको डेबिट साइड के ऊपर लिख दिया। जो कॉन्ट्रा होता है हमारे पास ये उल्टी साइड पे आ रहा होता है, यानी कि इसकी वजह से हमारा जो डेबिट कंट्रोल अकाउंट है ये क्रेडिट होना होता है। और इसी तरह से पेएबल लेजर अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आएगा, और उसकी वजह से पेएबल लेजर वो डेबिट होता है। यानी कि कॉन्ट्रा जो आइटम है वो आपके पास रिसीवेबल बैलेंस में भी कमी लाता है और पेएबल बैलेंस में भी कमी लाता है, क्योंकि ये सेट ऑफ कर रहा होता है बैलेंसेस को।
तो इस तरह से ये हमारे पास 400 की बजाय हम इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 800 आ जाएगा। तो एक तो 400 जो उस साइड पे हमने ज़्यादा लिख दिया उसको कम करना है, और जो उसमें से कमी लानी थी उसको भी हमने माइनस करना है। तो क्या होगा, डबल इफेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी, 7700 आएगी डेबिट। ठीक है जी। कंट्रोल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस 8500 क्या आ जाएगा हमारे पास, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 7700 के साथ। The rectification of double amount of ₹8 will be posted in the credit side of the receivable ledger control account that will decrease the receivable control account balance to 7700। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास जी एक बुक कीपर है, अनएक्सपीरियंस्ड, उसने ये जनाब सब क्या बनाया, एक लेजर अकाउंट बनाया, रिसीवेबल लेजर अकाउंट। इसमें मैं गलतियाँ क्या देख सकते हैं जी। ओपनिंग बैलेंस से उन्होंने दिया हुआ 1,80,000 का। कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर जी हमारे पास ये आया हुआ है। सेल्स रिटर्न आई हुई हैं। क्या रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर है जी। डिस्काउंट अलाउड आया हुआ है। क्रेडिट सेल्स यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। इरिकेवेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 1500 हैं जी। कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट पेबल 2400 है। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2,29,600 दिया गया है। अब इसमें मिस्टेक्स क्या हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है और क्या अमाउंट है जी। तो ओपनिंग बैलेंस 180,000 आएगा, ये हमने वैसे ही पुट कर देना है। क्रेडिट सेल्स हमने यहाँ से जो है वो इस साइड पे लिखनी है। और उसके बाद कैश रिफंड्स टू क्रेडिट कस्टमर 3000, ये हमने वैसे ही उठा लेने हैं। और बाकी क्या अमाउंट आएगी, कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है। और रिकवर डेट्स रिटर्न ऑफ, ये ठीक है हमने लिखे हुए थे। और बाकी 2400 अकाउंट अगेंस्ट पेबल्स, ये भी हमने सही लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न हमने यहाँ पे लिखनी थी। सेल्स रिटर्न डेटर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस में कमी लाती है, डिस्काउंट अलाउड भी कमी लाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है 1,29,200 रुपये की अमाउंट आ रही है। तो इसी तरह से ये करेक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा जी। स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई जी यहाँ तक।